नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन कोचिंग क्लासेज में। और आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया आपके सामने आज। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, पढ़ा हुआ क्यों भूल जाता हूँ, मेरा इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, मेरा मैथमेटिक्स में इतना लगाव क्यों नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में गणित में इतना कमजोर क्यों हूँ, बाकी सब्जेक्ट में होशियार हूं और इस सब्जेक्ट में मेरी रुचि क्यों नहीं। सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, हर एक सब्जेक्ट में मेहनत और हर एक कार्य क्षेत्र में मेहनत मांगता है, उसके पीछे लगन होना चाहिए। सबसे अहम भूमिका ये होती है। दूसरी बात बता देता हूं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां पे गणित का प्रयोग होना एक जायज सी बात होती है। शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसान वर्ग में, चाहे आप किसी देश विदेश के लेन देन का हिसाब हो, छोटी मोटी दुकानों का बड़े मॉल का हिसाब किताब हो, कहीं पर दूध का हिसाब हो, ब्याज का हिसाब हो, सभी जगह गणित का प्रयोग होता रहा है। छोटे से छोटा किसान वर्ग व्यक्ति है, मजदूर लोग हैं, बड़े से बड़े अफसर, आईएएस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, हर क्षेत्र में गणित का अहम रोल होता है। गणित के बगैर कोई भी कार्य नहीं होता है। वैसे प्रत्येक सब्जेक्ट की अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ कंबाइन में ये होता है कि गणित का ज्ञान होना उसके साथ होना जरूरी होता है। हर एक चीज का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। किसी सब्जेक्ट में आपका जो मन न लगना, उसके प्रति लगाव न होना, उसका मुख्य कारण होता है कि आपने उसके बारे में बेसिकली ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जब उसके बारे में बेसिकली ज्ञान प्राप्त करोगे, छोटी छोटी चीजें अगर आपको ज्ञान होगा, तभी आपको बड़ी चीज को सीखने को मिलेगा। जब आपको 8वीं 10वीं क्लास में ट्यूशन कराया जाता है, उस समय आपको ये प्रश्न नहीं करवाया जा सकता है कि आप पहाड़े लिखो, गिनती लिखो, जोड़ करो, गुणा करो। सबसे छोटा जो मूल मंत्र होता है मैथमेटिक्स का, उसमें सबसे पहले काउंटिंग सिखाई जाती है, पहाड़े सिखाए जाते हैं, फिर जोड़ घटा गुणा भाग सिखाया जाता है। जब इंसान धरती पर जन्म लेता है, जन्म लेने के उपरांत जो वो 4-5 साल का हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, तभी से वो गणित सीखना स्टार्ट कर देता है, शब्द बनाने स्टार्ट कर देता है, मम्मी पापा कहना सीख जाता है, 2, 4, 5, 8, 10, 20 गिनती सीख जाता है। दुकान में जाकर के सामान खरीद के ले आता है, 10 रुपए का साथ लेके चला गया और 5 रुपए का बिस्कुट लेके आ गया, वापिस उसको पूछते बेटा कितने रुपए बचे रही, 5 रुपए बचे रही। उस समय वो स्कूल में नहीं जा पाता। उसके बाद जब प्रवेश करता है स्कूल में, स्टार्टिंग में जब उसको यूकेजी एलकेजी क्लास में बैठाया जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? गणित के लिए गिनती को सिखाया जाता है, हिंदी के लिए कैटेगरी को सिखाया जाता है, इंग्लिश के लिए एबीसीडी को सिखाया जाता है। जैसे वो दूसरी तीसरी क्लास में हो जाता है, उसको पहाड़े सिखाए जाते हैं, जोड़ घटा सिखाए जाते हैं, इंग्लिश में उसके स्पेलिंग वगैरह याद कराए जाते हैं, संडे मंडे वगैरह याद कराए जाते हैं, हिंदी में वो वाक्य बनाना, कोई शब्द बनाना, उसका शब्द को पढ़ना, ये सिखाया जाता है। डायरेक्टली उसी समय अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये वाक्य बनाओगे, पहली क्लास में आपको ये बता दिया कि ये वाक्य पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ा जा सकता। तीसरी चौथी क्लास में आपको 8वीं क्लास में ट्यूशन दे दिया जाएगी, तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय आपको वो चीजें सिखाई नहीं जाती है। शिक्षा का एक सत्र होता है, कोई चीज सीखने का एक लेवल होता है, उस लेवल को पार करने के बाद में उस मुकाम तक पहुंचते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर जी मेरा तो मैथमेटिक्स से गणित मेरा मन क्यों नहीं लगता, पढ़ते तो बहुत है भी लेकिन याद नहीं होता। कई बच्चे का सिस्टम होता है कि कोई सब्जेक्ट हो उसको रटना होता है, कोई सब्जेक्ट हो वो सोचता है हिंदी को भी ऐसे पढ़े, सामाजिक को भी ऐसे पढ़ ले, इंग्लिश को भी ऐसे पढ़ ले, विज्ञान को भी ऐसे पढ़ ले, गणित को भी ऐसा पढ़ ले।
गणित विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ करके रट करके नहीं किया जा सकता है। उसको अपनी हाथों से नोटबुक में लिख करके उसको सवाल निकाल करके हल करके उसको किया जाता है। उसको समझने की कोशिश की जाती है कि इसको किया कैसे जा सके। किसी सब्जेक्ट के प्रति रुचि बढ़ना ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे आपको लगन और उसकी मेहनत की आवश्यकता होती है। ये बच्चे कहते हैं सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत अभी, लेकिन याद नहीं होता। दूसरे दिन पूछते हैं भी क्यों नहीं किया, अभी पढ़े तो थे भी याद नहीं होता। अरे पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं होता, लेकिन जिस चीज को पढ़ा था वो याद नहीं हुआ। फिर सेकंड बार आपने ये थॉट और ये थिंक आपके बारे में नकारात्मक सोच पैदा कर ली कि हमने ये चीज पढ़ ली है और हमें नहीं आएगा। जब आप 2-3 बार अपने बारे में ये थॉट पैदा कर लोगे, नकारात्मक सोच पैदा कर लोगे कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। उसके प्रति और अपने प्रति हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा। कबीर जी ने कहा है कि मन के हारे हार मन के जीते जी। जो इंसान मन से हार गया वो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। और जो मन से जीत गया, जो मन से उसने लगन मेहनत कर ली, तो सफलता को आसानी से हासिल कर पाएगा। सोचा होगा आपने और ये भी सुना होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो इंसान जैसा सोचता है और करता है, जो इंसान जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बने जाता है। आपने किसी पर्सन के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में ये सोच लिया कि ये मेरे से नहीं होगा, तो आप वैसे ही करोगे, नहीं करोगे और वैसे ही बने जाओगे। आपने ये सोच लिया कि मेरे को देखो ये भी सपने संजो रखे हैं कि आपने कि मेरे को अमीर बनना है, अमीर बनना है, कि अमीर बनना है। तो अमीर बनना है तो उसके पीछे आपको मेहनत और लगन उसके पीछे लेके जाएगी। परिस्थितियां, कठिनाइयां हर एक इंसान के जीवन में आती है। तो धरती पर उत्पन्न जो जीव जंतु है, जो सजीव है, हर एक इंसान सजीव के यानी सजीव जो है उनके सभी की कठिनाइयां परिस्थितियां होती है। और कठिनाइयों को, परिस्थितियों को पार करके उसको सफलता हासिल करनी पड़ती है, उसको टारगेट तक पहुंचना होता है। लक्ष्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे होने वाली मेहनत वो छोटी बड़ी होती है। चाहे लक्ष्य चाहे छोटा हो, मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, और बड़ा लक्ष्य तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब छोटी गलतियों को आप सुधारोगे तो बड़ी गलती होने से बच जाओगे। सुना होगा आपने, इंसान ठोकर पहाड़ों से, पर्वतों से नहीं खाता, वो छोटे छोटे रास्ते में पड़े हुए कंकरों से खाता है। और कंकरों से ठोकर खाएगा और उससे वो समझ जाएगा तो पहाड़ों की नौबत ही नहीं आएगी ठोकर खाने की। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियों को अगर आप दफनाओगे तो बड़ा रूप धारण कर लेगी, तब आपके बस की बात नहीं रहेगी, इन्हें ओवरलोड हो जाएगा वो चीजें। मुझे कहते हैं सर जी मेरे को ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से नफरत है, मेरे को घृणा है, मेरे को आती नहीं रही। 10वीं क्लास में आपसे कह दिया कि एलसीएम निकालो। जब ये चीज सीखने का जो स्तर होता है, ये 4वीं-5वीं क्लास में एलसीएम सिखा जाता है। सही पट्टा के जोड़े, भिन्न वाले जोड़ होते हैं, किसी प्रकार सामान्य ब्याज वगैरह निकालना होता है, किसी प्रकार अकाउंट एसपीसी का रिकॉर्ड बनाना होता है। ये सामान्य चीजें होती है, 4वीं-5वीं क्लास में सिखाई जाती है। उस समय आप ध्यान देते नहीं हो। जब बात आती है 6वीं-7वीं क्लास की, उस समय आपको ये बताया जाता है, कोई भी टीचर हो, कैसा भी टीचर हो, कभी किसी बच्चे को गलत नहीं पढ़ाता है। 22 को कभी 20 नहीं बोलेगा, 20 को कभी 30 नहीं बोलेगा। समझ गई? मतलब कोई टीचर कभी किसी बच्चे को गलत है नहीं पढ़ाता। कोई टीचर पूर्ण रूप से शिक्षित और परिपूर्ण नहीं होता है। कई ऐसे सवाल भी होते हैं जिसका ज्ञान, ऐसी बातें होती है जिसका ज्ञान बच्चे को होता है, जबकि टीचर को उस बात का पता नहीं होता। बहुत बातें होती है, ऐसे सवाल भी उठ के आते हैं कि बच्चे उनका सवाल निकाल देते हैं, जब टीचर को उस सवाल का जवाब का पता नहीं होता। उसका सवाल का जवाब उस टीचर को पता क्यों नहीं हुआ, इसका
रीजन आपने कभी सोचा है? क्योंकि वो जो सवाल बनाया बच्चे ने वो खुद ने बनाया। जो बच्चा खुद सवाल बनाएगा तो उसका आंसर भी खुद ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपकी माइंड और आपके आचार विचार होंगे वो क्या करेंगे, आपका माइंड घूमता जाएगा कि हमने कोई ये सवाल करें, इसका सवाल आंसर ये करें तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। अगर हम इस तरह से निकालें तो ऐसा हो सकता है। कोशिश करोगे हो जाएगा वो काम। अगर अपने बारे में एक नेगेटिव सोच पैदा करोगे कि हमसे काम नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं होगा। पास से बैठा बच्चा आपका मैथमेटिक्स में होशियार है वो बच्चा, तो कई बच्चा तो कहे गुरुजी मैं तो टाइम पास करा भी, जो लड़को होशियार ही है, बड़ा घर को छोड़ो अभी होशियार ही है। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, अमीर गरीब नहीं देखा जाता। शिक्षा में कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ भी नहीं होता, ये समानार्थी होते हैं। शिक्षा का अधिकार सभी को है, और एक समरूपता के रूप में एक समरूप होकर के सभी को शिक्षा एक तरह से देता है, तो एक तरह से पाने का अधिकार सभी को। टीचर ये नहीं चाहता, कभी भी टीचर ये कभी भी नहीं चाहता कि पीछे बैठा बच्चा है और आगे बैठा बच्चा है उसमें कभी भेदभाव नहीं करेगा, ये गरीब घर का लड़का है और ये अमीर घर का लड़का है। अमीर घर के वाले लड़के को ज्यादा पढ़ाया जाए और गरीब घर के लड़के को नहीं पढ़ाया जाए, ये कभी भी थोट पैदा नहीं करता है। झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चे इंजीनियरिंग बढ़ते हैं, टीचर बढ़ते हैं, वैज्ञानिक तक बढ़ जाते हैं। किसान वर्ग का अपने अखबारों में बढ़ती भी होंगी, नोटिस भी आता है, ठीक है। उसमें जो बहुत सारी खबरें भी आती हैं कि उसका मतलब एक चाय वाली की बेटी वायुयान की जो पायलट बन गई। आपने सोचा सुना होगा कि चाय बेचने वाले की जो बेटी है वही वायुयान की मैंने सीमा में, जिस तरह से वायुयान में सीमा में भर्ती हुई है। आपने सुना होगा कि अखबार डेली पढ़ते हो, न्यूज भी आपके सामने आती है कि चाय बेचने वाले की बेटी एक फ्लाइटर बन गई है, फ्लाइट को चलाने वाले पायलट बन गई है। चाय बेचने वाले की बेटी है और उसका बेटा है डॉक्टर बन गया, आज इंजीनियर बन गया। बहुत सारी सूचनाएं आती है आपके सामने, उनके पीछे लगन और मेहनत होती है। क्या उसने ये आंका था? वो गरीब का जो घर का जो लड़का वैज्ञानिक बना था, जो वैज्ञानिक बना था, जो पायलट बना था और इंजीनियर बना था, डॉक्टर बना था, उस चीज को उस गरीब के घर की स्थिति को यानी इसको एक आंका नहीं जा सकता कि ये जो डॉक्टर है उसका जो घर गरीब था। आप गरीब के घर में जन्म लेते हो ये आपका नसीब है, खुश नसीब आप। लेकिन आप गरीब होकर के, गरीब के घर में पैदा होकर के आप गरीब ही मरते हो, ये बदनसीबी आप। अपने माता पिता को जो पूरा जो संसार होता है, जो जग होता है, पूरा संसार होता है, उसकी जो औलाद होती है, संतान होती है, शैतानी होती है उसकी, उसका पूरा जो संसार होता है उसकी संतान ही तो होती है। वो चाहते हैं कि कोई भी अपना माता पिता ये कभी नहीं चाहता कि रोड के किनारे जो औरत अपने बच्चे को जन्म देती है वो कभी अपने बच्चों को, वो माता पिता कभी अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते कि चलती हुई राहगीर को आप पत्थर मारो। वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़े। गरीब के घर में जो जन्मा बच्चा है, जन्म लिया जिस बच्चे ने, उसके माता पिता भी चाहते हैं कि हम गरीब थे, हमारा बच्चा गरीब ना हो, वो ये चाहते हैं। लंबे लंबे सपने संजो कर बैठे हैं। तो आप ये सोचो ना कि अपने माता पिता ने हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए पैसे लगा रहे हैं, तो उस जो शिक्षा को जो हासिल कर रहे हैं, तो शिक्षा जो काम क्या आने वाली है, प्रत्येक चीज काम आने वाली है। जिस तरह से आप मार्केट से पेन खरीद के लेके आते हो आप, तो पेन भी कोई काम आने वाला होगा, उसका उपयोग करो आप। मार्केट से जो भी सामान खरीद के लिए आते हो, उपयोग में लेने के लिए आते हो। उसी प्रकार शिक्षा आप हासिल कर रहे हो, तो शिक्षा लेने का प्रयोग करो ना। चाहे आप उसके किसी भी क्षेत्र में काम करो, जो सामाजिक कार्य करो उसी शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा पा करके आप किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दो,
प्रत्येक प्रकार के जो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय है, उसकी जो प्रतियोगिता होती है उसमें योगदान दो आप। शिक्षा का एक ऐसा महत्व होता है, शिक्षा कहीं पर भी चले जाओ आप, शिक्षा का होना जरूरी होता है। आज का जो युग है शिक्षा के बगैर नहीं चलने वाला है। शिक्षा के भी बिना जिनकी अधूरी लगती हुई। तो बता देता हूं आपको, जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, ये नहीं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट समझने के लिए जब आप 10वीं क्लास में हो जाते हो, एक 10वीं क्लास का एक ऐसा मिडिल शिक्षा का एक वो माध्यम होता है कि 10वीं क्लास को फाइट करने के बाद में आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है। 10वीं क्लास के बाद में ये होता है कि मेरे को आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। और 10वीं क्लास के फैकल्टी और 10वीं क्लास के सब्जेक्ट के आधार पे आपकी रुचि किसमें थी उसके अकॉर्डिंग टू चलते हो आप। आपकी साइंस में रुचि थी, साइंस में गई। आर्ट में रुचि थी, आर्ट में चले गए। कॉमर्स में रुचि थी, कॉमर्स में चले गए। और दूसरी बात बता देता हूँ आपको, इस शिक्षा का सत्ता जो ढांचा है वो चेंज होने वाला है। जो बच्चा 10वीं क्लास को फाइट कर देगा, फाइट करने के बाद जो जूनियर क्लास यानी +1 में प्रवेश करेगा तो उस बच्चे को एक पेपर, प्री पेपर यानी उस पेपर को फाइट करना पड़ेगा। उसी के बाद जूनियर क्लास में एडमिशन होने वाला है। और उसमें एक मेन सब्जेक्ट बता देता हूँ, उसे मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स ही लगने वाला है। क्यों? आपने सब्जेक्ट आर्ट ले लिया, मैथमेटिक्स से छुटकारा है या नहीं? आर्ट लेने की वजह से की भी, आर्ट लेने का मुख्य कारण ये कि गणित को पेनो छूट जाए, तो गणित को छुटकारो छूट जाए, गणित से छुटकारो पा जाओ, अभी गंगन आया हो जाओ। अभी क्या आप ये सोचते हो कि 10वीं क्लास तक ही आपकी गणित चलने वाली है क्या? क्या पूरी जिंदगी पड़ी है वहां पे कोई गणित का प्रयोग नहीं होगा? क्या कॉमर्स में जा रहे तो गणित का प्रयोग नहीं होगा? आर्ट सब्जेक्ट लेना ये नहीं मतलब नहीं होता कि आपके पास गणित का छुटकारा छूट गया। आर्ट के सब्जेक्ट में भी आपको गणित का प्रयोग करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे को गणित नहीं आएगी, मैथमेटिक्स नहीं आएगी, जरूर आएगी। उसके प्रति आप लगन और उसके प्रति मेहनत करो। आप आपके बारे में ये कभी मत सोचो कि मेरे से काम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप ये सोचो ना, मैं ये कर दूंगा भी, जरूर कर दूंगा भी। अदरवाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कितना भी करवा दो आप, जिस तरह से आपको ये कहते हैं मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट तुरंत याद कर लेते हो, 8875163425, 8875163425। आपको जिस तरह से मोबाइल दे दिया जाए तो मोबाइल का आप मोबाइल खरीद के लेके आते हो मार्केट से 15-20 हजार रुपए का, चाहे उसके बारे में किसी प्रकार की आपको जानकारी न हो, आपको ये भी नहीं पता, इतना ही पता है कि 15,000 रुपए का है, 20,000 रुपए का फोन आया है, इसमें फैक्शन क्या क्या है वो आप तुरंत पता लगा लेंगे। ये जो एप्लीकेशन इसमें काम आती है, ये एप्लीकेशन इसमें काम आती है, ये कितना जीबी का है, कितने रैम का है, कितना रोम का है, कौन सा इसमें एंड्रॉइड उपयोग किया गया है, कौन से इसमें जो EMI वगैरह सब कुछ डिटेल निकाल लेते हो आप। पूरा का पूरा 1 घंटे में, जो CBI जांच 2-3 साल लगा देती है, वो 1 घंटे में आप मोबाइल की पूरी डिटेल निकाल लेते हो आप। मोबाइल के प्रति तो आपकी मेरी काफी थी, उनके प्रति लगन थी। आधी जानकारी तो दुकान से लेकर के आप घर तक जाते हो ना, वहां तक आधी जानकारी मोबाइल की पता कर लेते हो आप। और बची आप घर में 1 घंटे या 2 घंटे पूरी जानकारी, उसकी डिटेल आप उत्पन्न यानी हासिल कर लेते हो आप इसकी। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना, जिस तरह से फोन का सिस्टम छोटा छोटा मैसेज का है, फोन बुक का है, इसकी मेमोरी का है, यानी वो चेक करते हो। उसके बाद इंटरनेट से संबंधित जो भी फैक्शन होते हैं, जितने एप्लीकेशन होते हैं, उसको ऐड करते हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हो। यानी मोबाइल का जो छोटे से छोटा हिस्सा जो प्रयोग होने वाला है, कीपैड का से स्क्रीन टच किसी प्रकार का फोन हो, उसमें क्या करते हैं कि डायलर यानी फोन मेमोरी है, जिस तरह फोन के जो डायल नंबर वगैरह सिस्टम वो है, कैमरे का है, ये तो सामान्य बात है उसकी। उसके बाद वो हाई क्वालिटी जो एप्लीकेशन होती है, उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ईमेल का होता है, जीमेल का होता है, फेसबुक का सिस्टम होता है, उसको धीरे धीरे प्रोसेसिंग के द्वारा उसको ऐड किया जाता है। तो उसका मूल मंत्र क्या था? फोन का जो स्टार्टिंग का क्या था? कैमरे का चेक करना, रैम का चेक करना भी।
बहुत तो जल्दी चेक कर लेते, कर लियो नहीं, समझे मेरी बात को। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको समझना है तो उसका जो मूल मंत्र है, जो मूल जो बेसिकली चीज है, बेसिकली चीज का ज्ञान होना आपको होना चाहिए। बेसिकली बोले तो जोड़ घटा गुणा भाग, मैथमेटिक्स में सबसे जो 4 पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से 4 जो भाग होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, ये 4 चीजें मुख्य होती है, यहीं से स्टार्ट होती है गणित आपकी। उसके बाद में हाई स्तर के लेवल के हिसाब से आगे क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्ञान होना जरूरी होता है। जब आप 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास, 9वीं 10वीं क्लास में हो जाते हो और वही प्रश्न आपके 6ठी क्लास वाले उस समय आपको कराया जाता है, तो आपके मन में ये रहता है कि ये तो हमने पढ़ा था अभी, 6ठी क्लास में तो हमने पढ़ लिया अभी, लेकिन उस समय आपको नहीं आता। जब उस समय आपको कराया जाता है 9वीं 10वीं क्लास में, उस समय आप भूले जाते हो। ये गलती टीचर की नहीं की, ये टीचर की गलती नहीं थी कि आपको उस समय पढ़ाया था, गलती ये आपकी थी कि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया था, आपका ध्यान और कहीं था। आपने उस सब्जेक्ट को नॉर्मली एक क्वेश्चन आपको बता दिया, कह दिया कि समझ में आ गया, हाँ से गुरुजी समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न कराया, हाँ गुरुजी होगा करता रहा हूँ, दोबारा बताइए। तो झूठ बोलने से क्या फायदा बताओ। उसी समय कह दोगे सर हमें, आपके दिमाग अपने आप कह देगा कि अपने को कहां पे दर्द होता है, बता देता होगा। अगर आपके पैरों में कांटा चुभता है तो तुरंत हाथ वहीं पर लगाते हो, कांटा हाथ में चुभता है तो वहीं पर हाथ लगाते हो। माइंड तुरंत, यानी आपके नर्वस सिस्टम होता है आपका, तुरंत तंत्रिका कोशिका होती है, वो तुरंत पहुंचा देती है दर्द को, संकेत तुरंत पहुंचा देती है वो। तो आपका ज्यादा समय न लेकर के आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बेसिकली ज्ञान होना चाहिए। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो उसके बारे में ABCD का, उसके क्या कैसे बनते हैं इंग्लिश में, बारखड़ी कैसे बनती है, उसके बाद स्पेलिंग का होना, फिर उसका टेंस का प्रयोग होना, उसके बाद वो किताब पढ़नी आएगी। हिंदी में आपको क्या है, बारखड़ी, उसके वाक्य बनाना, उसका शुद्धिकरण करना, पर्यायवाची विलोम आना होना चाहिए। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में आपको जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए, एलसीएम गिर आना चाहिए, सामान्य ब्याज निकालना आना चाहिए। उसके बाद सत्र बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से वो आएगा भी। जैसे सामाजिक पढ़ते हो तो अपने जिले के बारे में, राज्य के बारे में जानकारी हासिल होनी चाहिए। नक्शा कैसे बनता है किसी जिले का या फिर किसी राज्य का, कैसे बनता है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है। ये अपने राज्य का नक्शा है और ये अपने देश का नक्शा है और ये पूरे विश्व का नक्शा है। विश्व में कौन सा देश कहाँ पे है, कौन से देश में कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन से राज्य में कौन सा जिला कहाँ पे है, इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तभी उसके बारे में, यानी हिस्ट्री वगैरह होती है ये बाद में स्टार्ट होती है, समझे मेरी बात को। तो किसी सब्जेक्ट के प्रति आपका लगाव तभी पैदा होगा, तभी आपका मन बढ़ेगा जब उसके बारे में पूर्ण नॉलेज, यानी पहले जो बेसिकली ज्ञान होगा उसको आप ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की आप कोशिश करो। और कभी भी आप मतलब फ्री माइंड रहा करोगे, सीधी सी बात मैं कहता हूँ। ये नहीं कि मतलब अपने बारे में नेगेटिव सोच पैदा करें, आप अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सोचोगे, सकारात्मक सोचो कि हाँ मैं काम कर दूंगा, अभी काम होता ना हो लेकिन मैं कर दूंगा। लेकिन आपके शब्द से ये निकल गया मुंह से मैं कर दूंगा, तो ये समझ लो 50% वो काम हो चुका है, क्योंकि आपकी जुबान से आपका मन ने बोला है, आपके मन ने बोला अंदर से कि मैं काम कर दूंगा, तो 50% 40% वो काम हो जाता है वहां पे। बगैर बचा जो परसेंट है उसमें आपको मेहनत को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट बनता ना, साइंटिस्ट बनता है तो एक समय में एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उस वस्तु को हासिल नहीं कर पाता, बहुत साल लगते, महीने लगते, सालों लगते, 5 साल निकल जाते, 10 साल निकल जाते। आपने सुना होगा चंद्रयान 2 था, अभी विफल हुआ 2019 में, 2019 में 18 में जो विफल हुआ था, उनका जो टारगेट क्या था, वो ये नहीं कि 1 साल में बढ़ गया, 5-6 महीने बढ़ गया, ये तो है ही नहीं, उसके 5-6 साल लगे हुए। किसी चीज को एक्सपेरिमेंट किया वैज्ञानिक ने, उसमें कामयाब नहीं हुए, उसको निरस्त करना पड़ा, उसमें पैसे भी लगे, पैसे बर्बाद हुए, फिर दोबारा उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, प्रैक्टिकल किया, उसके बाद फिर विफल हुए, फिर दोबारा, यानी उनको उनके मन ने ठान लिया कि हमें ये काम करना है अभी, और इस चीज को टारगेट बना करके इसको हासिल करना है।
ठीक है बच्चों। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेकर के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा करनी है तो उसके बारे में बेसिकली ज्ञान होना आपको चाहिए। और आपके मन में कभी भी नेगेटिव विचार मत ले, नकारात्मक विचार कभी भी नहीं लाना, आपको अपने बारे में पॉजिटिव थॉट रखनी है हमेशा ही। तो आपके सामने अब ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है, आपका मन करेगा पढ़ने का, ठीक है। तो 8-10 प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और इसका अंतिम जो क्वेश्चन आपको दूंगा उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, ठीक है। उसका लास्ट का आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को उसका आंसर जल्दी से जल्दी आपको देना है, ठीक है। और जो बच्चा नए है इस यूट्यूब चैनल में, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाई बंधु को, अपने रिश्तेदार के जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। अपने का जो लोग सर्च मारोगे आप ओशियन कोचिंग क्लासेस मिलेगा। ओशियन कोचिंग क्लासेस काफी है, लेकिन आपको अपने जो चैनल का लोगो मिलेगा, आपको ओसीसी लिखा हुआ मिलेगा 3 बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसी को आपको सर्च करना है, ठीक है। एक दूसरी बात बता देता हूँ कि कुछ ही दिनों में अपने कक्षा 8 से लेकर के 10 तक, कक्षा 8 से लेकर के 10 तक स्पेशली मैथमेटिक्स का और साइंस का क्लास लगने वाला है, रेगुलर क्लास लगेगा। आपको घर बैठे इस शिक्षा का वो आपका जो पढ़ाई का जो आपको जो माध्यम है वो आपका टाइम टू टाइम टेबल आपका शेड्यूल बना करके आपको भेजा जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पढ़ें घर बैठे, और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे अपने घर के साथ मिलकर, और किस जो कोरोना के जो डिस्टेंस का जो आपको दे रखा है राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसका उचित आप पालन करते रहिएगा। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो कुछ प्रश्नों के साथ। तो चलिए बच्चों कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और बहुत फैंटेस्टिक आपके मन को भाने वाले क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, और आपको गणित से भी लगाओ, प्रत्येक सब्जेक्ट की। मेरा मतलब ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में रुचि पैदा करना, मेरा लक्ष्य है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी रुचि पैदा, इन पढ़ाई में रुचि कैसा उत्पन्न हो आपके, ठीक है। तो देखिएगा आपका जो टॉपिक है मानसिकता बुद्धिलब्धि। मानसिकता बुद्धिलब्धि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मेंटेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटेबिलिटी बोलते हैं। यानी मानसिक स्तर पे, दिमागी स्तर पे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। आप घर में बैठे बैठे या क्लास में बैठे बैठे अपने आप सवाल बनाते रहते हो और इसकी क्वेश्चन खोजने की आप क्लास में लगे रहते हो। कभी कभी आपने किया भी होगा क्लास के टाइम में, घर के स्कूली सत्र के टाइम में या फिर घर के टाइम होते हैं उस समय में प्रश्न भी किया होगा आपने। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपने को क्या है कि एक प्रश्न दे रखा है, आपको क्या है चित्र देखना, फिर आगे पुस्तक। अपने को देखना है कि देखो चित्र और देखना, इन दोनों के बीच में निशान है, अनुपात का निशान है। किसका अनुपात है, किसका निशान है, अनुपात। इसके बाद में आपको समानुपात का निशान दे रखा है, यहाँ पे पुस्तक, फिर अनुपात, और यहाँ पे क्वेश्चनवाचक का मार्क्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अपने को ये देखना है कि पुस्तक के साथ किसका मेल खाएगा। जिस तरह से चित्र के साथ किसका मेल खा रहा है देखना, यानी चित्र क्या काम आता है, देखने क्या काम आता है, उसी प्रकार आपको ये देखना है कि पुस्तक का कार्य, यानी चित्र का कार्य क्या है, चित्र हमें देखने के, यानी चित्र जो आपके सामने उसको हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी प्रकार पुस्तक का कार्य, यानी पुस्तक को हम क्या कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो पुस्तकालय खरीदना, पढ़ना, सुनना। तो इसका सी नंबर आंसर इसका क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा आपका डिजिट क्या है, गणित पे आधारित एक क्वेश्चन आपके पास एक संख्या है 1, 4, 9, और इसी के आधार पे आपके 4 नंबर पे संख्या पूछी है। देखो 1, 4, 9 के बाद में आपको एक संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, एक संख्या ज्ञात करनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे 10, 13, 16 और 14, 10, 13, 16 और 14। ये 4 संख्या आपको दे रखी है, 10, 13, 16 और 14 है। ये संख्या आपको दे रखी है, आपको किसके आधार पे क्वेश्चन हल करना है। देखिए आपको जो पीछे संख्या दे रखी है उसी के आधार पे ये अकॉर्डिंग टू एक क्वेश्चन हल होगा। आपके पास संख्या है 1, 4 और 9, 1, 4, 9। इसके बाद में जो संख्या आएगी उसका आंसर क्या होगा अपने को कौन बताएगा, ये संख्याएं बताएगी। आपने सबसे पहले ये देखेंगे, इसके तह तक जाएंगे कि ये संख्या आई तो कैसे आई।
कि 1 के बाद में 4 कैसे लिख दिया और 4 के बाद में 9 कैसे लिखा गया। कोई ना कोई ऐसी ट्रस्ट होगी, ऐसी कोई कंडीशन होगी, ऐसा कोई समान रिलेशन होगा जिसके अनुसार इसको लिख दिया गया। तो देखिए 1 के बाद में इसको सीधा क्या लिखा गया 4, यानी अगर 1 में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर क्या आएगा 4 आएगा, और 4 में अगर कितना जोड़ दिया जाए 5 जोड़ दिया जाए तब कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। अपने को ये देखना, देखो जैसे अगर एक कदम पे बढ़ते हैं, अगर एक संख्या पास आते हैं तो इसमें देखो पहले तो 3, फिर उसके बाद 2 कदम और बढ़ करके यानी 2 और जोड़ के 5 जोड़ दिए, फिर 5 में 2 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 7, यानी अपने पास 7 और ऐड करने, कितने करने हैं, यानी यहाँ पे विषम अंक कितने हैं भाई, किसकी वर्ग जोड़ी विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 9 11, इसके बाद तो 3 जुड़ा, 3 के बाद 5 जुड़ा, तो 5 के बाद कौन जुड़ेगा बताओ 7 जुड़ेगा, तो 9 7 कितने हो गए 16 हो गए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर देखो सी नंबर सेक्शन है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 16 नंबर 16, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही माना जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका इंग्लिश से संबंधित है। किससे संबंधित है, इंग्लिश पे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर। कर्मिक मान, कर्मिक का मतलब एक श्रृंखलाबद्ध कर्म दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और एबीसीडी का आप जानते हो कि एबीसीडी में यानी एबीसीडी में कुल वर्ण एबीसीडी वर्णमाला में कितने, यानी अंग्रेजी में जो वर्णमाला होती है उसमें कुल अक्षर कितने होते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं, एक से ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, ए आता है 1 नंबर पे आता है और जेड आता है वो कितने नंबर पे आता है 26। इसका जो मिडिल संख्या होती है, मिडिल संख्या यानी 26 का आधा कितना हो गया 13 हो गए। कितने हो गए, और जो 13 पे कौन आता है एम आता है, याद रख लेना। 11 नंबर पे क्या आता है आपको पता ही है, ठीक है, और 13 नंबर पे कौन आता है एम आता है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अभी देखिएगा ये कह रहा है कि b बराबर 2, इसने क्या बोला है b बराबर 2 बोला है, और आगे बोला है कि BAG का मान बता रहा है 10। कितना बता रहा है बताओ, BAG का मान आपको अपने को रखे b बराबर 2 बता रहा है और BAG बैग का मान कितना बता रहा है 10। तो अपने को कह रहा है कि देखो कर्मिक मान b बराबर 2 और BAG का मान कितना बता रहा है 10, तो बॉक्स का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, बॉक्स का मान। तो ये चीज आपको याद है रखनी है कि ए अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ए से स्टार्ट होकर के जेड पे खत्म होता है, ए पर 1 आता है और जेड पे कितना आता है 26 आता है, और मिडिल अंक हो गया आपका एम जो कि 13 नंबर में आता है। अपने को ये देखना है कि b का मान 2, यानी b का मान 2 का मतलब ये हो गया कि BAB कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है। उसी प्रकार इसमें कोई ना कोई संबंध है जिसका मान रखने पे कितना आ गया 10। अपने को ये देखना है कि 10 कैसे है, देखो b कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, a कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, और g आता है वो आता है आपका GH ये 7 नंबर पे आता है। याद रखिएगा g कितने नंबर पे आता है, काउंटिंग करके देख लेना जी कितने नंबर पे आएगा 7 नंबर। देखो 7 और 1 कितना हो गए 8 और 8 और कितना हो गए 10, यानी इसका योगफल करने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यानी वही टर्म्स कितने में इसमें लगाने आपको बॉक्स में लगाने, इसमें लगाने बच्चों बॉक्स में लगाने। जिस तरह से बैग का मान 10 आया उसी प्रकार से बॉक्स का मान क्या आएगा ये आपको बताना है। अभी देखिएगा कि b का जो मान है यानी BOX, b कितने नंबर पे आता है 2 पे, o देख लो o अपने को बताया था देखो इसका मिडिल मान जो 13 है m 13 आता ना। अब अपने को देखना o देखना है, तो m के बाद में n आता है, n के बाद में कौन आता है o आता है। n 13 नंबर पे 14 नंबर पे कितने नंबर पे आता है बताओ 15 नंबर पे आता है। इसका मतलब o का मान कितना हो गया 15 हो गया। आपके पास बचा कौन x बचा। आप जानते हो कि x के बाद में y आता है, y के बाद में कौन आता है z, और z कितने नंबर पे आता है 26 पे, और ये कितने नंबर पे आएगा 25 पे, और x कितने नंबर पे आएगा बताओ 24 नंबर पे आएगा। तो देखो x का मान कितना हो जाएगा बताओ 24 से हो जाएगा। इन सभी को क्या कर दो आप जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो। अरे देखो 15 और 2 कितने हो गए 17, और 17 और 24 कितने हो गए तो 7 4 11 और कितने 4 41। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो 32 31 41 30, कौन सा ऑप्शन है इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए क्या। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और 10 क्वेश्चन में से आपको 9 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन सहित कराऊंगा, और 10वें क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को भेजना है, ठीक है। इसी तरह से आपके सामने आगे करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आपके पास देखो PAL अनुपात LAP और समानुपात PAN आपको यहाँ पे बताना है। चौथे नंबर पे क्या आएगा अभी देखिएगा, आपको बता देता हूँ। जिस तरह से आपको संख्या दे दी 2:3 समानुपात 4:6, इसका मतलब ये होता है कि ये अनुपात है
और ये समानुपात का जो निशान क्या कहता है कि ये अनुपात और ये अनुपात हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहने वाला है। यानी जो टर्म्स, जो कंडीशन इसमें लगती है वही कंडीशन इसमें लगनी चाहिए। अब देखिएगा आपके पास प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है कि आपके पास शब्द है PAL, क्या भी PAL, और ये देखना आपको PAL का LAP कैसे बना, क्या बना, यानी जो कंडीशन इसमें, जो संबंध रिलेशन इसमें, वही संबंध आपको इसमें अगले में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए PAL, अपने को क्या दिख रहा है, देखो ये P स्टार्टिंग में 1 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। इधर देखिएगा 1 नंबर पे कौन था, P, तो P कहाँ पे चला गया, लास्ट में चला गया। कहाँ पे चला गया, लास्ट में चला गया। बात ये ना। अब 2 नंबर पे देखो A था, तो अभी ये 2 नंबर पे A पे, 2 नंबर पे E तो है, तो 3 नंबर पे कौन है, L है, तो L कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। मेरी बात को समझ गए, यानी 123 का 321 बन गया। मेरी बात को समझ गए क्या, 123 का क्या बन गया, 321 से बन गया। कैसे बन गया, इसका उल्टा कर दो, देखो 1 2 3, तो 3 2 1 ऐसे आ गया, इधर से उल्टा। समझ गए क्या, वही टर्म्स इसमें बढ़नी, देखो PAN है, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, तो इसका क्या बन जाएगा, 3 2 1 बन जाएगा बच्चों। तो 3 पे कौन है, N है, कौन है, और 2 पे कौन है, A, और 1 पे कौन है, P, तो इसका मतलब सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, NAP हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, NAP होने वाला है। तो NAP वाला ऑप्शन देखो इसमें कौन सा है, कौन सा भी, 1 नंबर है, कौन सा है, A नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको आराम से आ सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांकेतिक भाषा में रीड को डियर लिखा जाता है तो टूर को क्या लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है बता देता हूँ आपको। जिस तरह से रोड पे जब हम चलते हैं तो किनारे पे बोर्ड लगा होता है, और बोर्ड में अगर आगे रोड पे मोड़ आता है तो उस बोर्ड पे ये निशान लगा होता है। कैसा निशान लगा होता है, देखो इस तरह का आपको निशान मिलेगा। इससे ये पता चल जाता है कि आगे आने वाली जो सड़क है वो घुमावदार है। ठीक है, और आपको जिस तरह से ये भी निशान मिलता है कभी कभी, इसका मतलब है कि आगे ट्रेन की जो पटरी आने वाली है, तो उसको शब्द में नहीं लिखा जा सकता कि आगे ट्रेन की पटरी या रेलवे ट्रैक है। ये शब्द में नहीं लिखा जा सकता कि आगे जो सड़क है मोड़दार या घुमावदार है। तो इसको एक संकेत यानी संकेत के द्वारा उसको डिनोट कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोला जाता है। तो देखिए ये सांकेतिक भाषा में किसी रीड को क्या लिखा गया है, रीड यानी रीड, RED, रीड यानी क्या होता है, पढ़ना, और इसको क्या लिखा गया, डियर, रीड यानी पढ़ना, डियर यानी माय डियर, पढ़ना। समझ गए क्या। अब देखो रीड, आपको ये देखना है कि पहले तो इन दोनों के मध्य संबंध ज्ञात करो आप, उसके बाद में आपको किसका आंसर बताना, टूर का, कि टूर का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम ये तहकीकात करेंगे कि रीड का डियर कैसे बन गया। रीड का डियर, इसका अगर आप नंबरिंग देना चाहो इस प्रकार के प्रश्न में, तो देखो 1 2 3 4। अब देखो 1 नंबर पे कौन है, R, 2 नंबर पे कौन है, E, 3 नंबर पे कौन है, A, 4 नंबर पे कौन है, D। अब देखिए D को क्या नंबर दिया था आपने, 4, E को कितना नंबर दिया था, 2, A को कितना दिया था, 3, और R को कितना दिया था, 1। इसका मतलब ये देखो बीच वाले जो 23 है, 23 का मतलब E के है, वो चेंज नहीं हुआ। चेंज यानी ट्रांजेक्शन एक्स, यानी ट्रांजेक्शन एक्स में ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका जो फेर बदल हुआ कौन से अक्षरों का है, R और D का। R पहले था वो बाद में चला गया, और D बाद में था वो पहले आ गया। वही का वही सिस्टम आपको इसमें करना है, टूर में, TOUR। तो अपने को देखो बीच वाला तो वही रखना है, R को पहले लेके आ जाना है और T को बाद में। तो रोट, रोट, ROUT, रोट हो जाएगा। तो ROUT देख लो किसमें ये रहा, ये B नंबर इसका सही ऑप्शन है, हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ROUT, B नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक प्रश्न दे रखा है कि ACT क्या है, ACT को अगर 24 लिखा जाए, ये भी एक सांकेतिक भाषा है, कुल भाषा में जिस तरह से देखो ACT को, यानी ACT का मान आपको बता रहा है 24, तो C को क्या लिखा जाएगा, C को। ठीक है, तो अपने को ये देखना है इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश वाले जो वर्ड है और इसमें जो वर्ण वाला है, इसका जो डिजिट में बदल है, संख्या में उसका मान आता, तो इसका मतलब ये सोच करना आपको ABCD के नंबरों की बात करा है ना, ABCD का कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। तो आपको डायरेक्टली वही काम करना है। A कितने नंबर पे आता है, 1 पे। C कितने नंबर पे आता है, 3 पे। तो जो T आता है, अब T के बाद देखो UVWXYZ, 1 2 3 4 5 6,
26 डिजिट होते हैं। एबीसीडी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। और 26 में 6 घटा दो, पीछे कितना बच गया? 20। इसका मतलब जो टी है वो 20 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा बच्चों? 20 नंबर पे आएगा। अब देखियो इसका मान कितना आ गया? ए का तो 1 हो, सी का कितना हो गया? 3 और टी का कितना हो गया? 20। तो देखो इसका योग करके देखो 20 और 3 कितना हो गए? 23। और 23 से कितना हो गया? 24। इसका मतलब इनका क्या है कि आपने योग किया है, योग करने से कितना आया? 24। वही प्रक्रिया इसमें दोहरानी है। अब देखिएगा आपको एस का मान, देखो टी का मान कितना आया था अभी? 20। तो टी से पहले क्या आता है? एस, यानी एस टी से पहले आता ना, बाद में नहीं आता। ये टी के बाद में कौन आएगा? यू आएगा। टी से पहले कौन आएगा? एस टी। देखो एस टी, तो टी का 20 है तो पहले 19 पे आ जाएगा। एस कितने नंबर पे आ जाएगा? 19। और एस देखो कितने नंबर पे आता है? ई आता है 5 नंबर पे। ई एफ जी एस 5 3 8। एस कितने नंबर पे आ गया? 8 पे आ गया। समझ गए क्या? और ई आता है 5 नंबर पे आता है। इनका क्या कर दो आप? योगफल है 8 5 कितना हो गए? 13 हो गए। और 13 और 19 को क्या जोड़ दो? क्या कर दो? जोड़ दो। इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? 32 आ जाएगा। क्या जाएगा? तो इसका एसीटी को 24 लिखा जाता है तो सी को क्या लिखा जाएगा बताओ? 32 लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हमारे क्वेश्चन रखे 2 5 10 17 26। इन संख्याओं का आपको एक क्रम देखना है, वो क्रम के हिसाब से आपको इसका आंसर बताना है प्रश्नवाचक निशान की जगह। आप देखिए तो 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 26 आ रहा है। अपने को ये चीज देखनी है कि 2 के बाद 5 कैसे है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26 आया कैसे? ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ी गई कि इसमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है? तो देखो 2 में 3 जोड़ा, कितना जोड़ा बताओ? 5 में कितना जोड़ा? 10 आया 5। अब देखो 10 में कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर 17 आता है। और 17 में 9 जोड़ने पर कितना आएगा? 26 आएगा। इसका मतलब है 3 5 7 9 विषम संख्या जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहा है बताओ? विषम यानी ओड संख्या जोड़ रहे हैं, ओड नंबर जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 5 7 9 जोड़ा है तो अब कितना जुड़ेगा? 11 जुड़ेगा। और 11 किसमें जुड़ेगा? 26। और 6 कितना हो गया? 7 हो गए। 2 कितना हो गया? 7। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 37 आ जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ देंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक देश से संबंधित बात है। अब देखो आपको दे रखे नेपाल और अनुपात में काठमांडू, फिर समानुपात, फिर जापान इधर। ठीक है, अपने को ये देखना है कि इन दोनों में संबंध क्या है। कभी आपको दे देगा कि जिस तरह इसको देश दे दे उसकी राजधानी से संबंधित पूछ लेगा, या फिर देश देकर इसको मुद्रा वगैरह दे देगा। इस तरह से भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, वैसे तो देखो नेपाल और काठमांडू का संबंध क्या है कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यानी इनमें जो संबंध है वही संबंध किसमें देखना? आपको जापान में देखना है। इसकी राजधानी पूछी तो आपको जापान की भी क्या बतानी है? राजधानी बतानी है। तो देखिएगा 1 नंबर पे ढाका है, 2 नंबर पे लंदन है, 3 नंबर टोक्यो है, 4 नंबर क्या बताओ? बीजिंग है। आप देखना भी। अब देखो ढाका जो राजधानी है वो बांग्लादेश की है, साथ साथ में बता देता हूं। लंदन है वो ब्रिटेन की राजधानी है, किसकी है? और टोक्यो इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और बीजिंग है वो चीन की राजधानी। किसकी राजधानी बताओ? चीन की। ठीक है, अब चीन का शब्द लिख कर था ना, चीन का मतलब चैप होगा। चीन जिन पिंग पिंग लिंग। ठीक है, जिन पिंग चिंग लिंग, जिन पिंग मीन चिन लिंग। ये जो चीनी शब्द होते हैं भी क्या होते हैं? और ये चीनी शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपने ज्यादातर जय और जय का शब्द है ना चीनी भाषा में ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, तो बीजिंग है क्या भी? बीजिंग। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। तो अपने का सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ? टोक्यो हो जाएगी। अब अगला जो अंतिम क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को भेजना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। आपको दे रहा है कि सोमवार और अनुपात है मंगलवार। ये कह रहा है कि सोमवार और मंगलवार, या सोमवार के बाद मंगलवार आ रहा है। तो आपको इसका सही आंसर चूज करके सिलेक्ट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को भेजना है कि इसका सही आंसर एबीसीडी में कौन सा होगा। मैं आपके आंसर का और आपके कमेंट का वेट करूंगा। वेट फॉर यू। तो दिन रात माता पिता 556 और 557 हम तुम। ठीक है, इन चारों में सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपको इसका आंसर लिख करके आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे भेजना है। तो इसी तरह से मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप एक कमेंट बॉक्स में लिखने वाले जो आंसर का वेट करने के बाद में आपको नई वीडियो डाल दी जाएगी।